इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये R1 है, इसको हम लोग R2 बोलते हैं। बेसिकली इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट एंगल बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये इसको रिवर्स किया जाए तो ये इंसिडेंस के लिए ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगा, इसलिए इसको R2 लिखा जाता है। ठीक है, कन्वेंशन है बस, R1 R2। अच्छा, एक और एंगल ध्यान से देखो तुम, अगर इसको मैं पीछे करूं तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये अगर प्रिज्म ना होता तो ये आपकी रे सीधे निकल जाती, और इस प्रिज्म के होने से फाइनली रे किधर निकल रही है, आप किधर निकल रही है, तो टोटल कितना डिविएट कर रहा है, ये अपना टोटल कितना डिविएट कर रहा है, इसी को हम लोग, ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, इसको लिख लो एंगल ऑफ डिविएशन, इसको डेल्टा से लिखते हैं। और जो प्रिज्म एंगल है इसको ए ही बोलते हैं। ठीक है, ये एंगल ए ही बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल ए। ठीक है, तो ये आपका एन हो गया, आर हो गया, क्यू, एंगल ए। ठीक है, कुछ रिलेशन बनाना, ध्यान से देखो, ये आपका नॉर्मल है तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, ये आपका एंगल 90 हो गया। ऐसे ये वाला एंगल आपका 90 हो गया। ये आपका क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए क्यू एन आर, ए एंगल क्यू ए आर और एंगल क्यू आर एन क्यू एन आर का सम तो 180 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका दोनों 90 है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हो गए, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180। ठीक है, समझ में आया ये? इस क्वाड्रिलेटरल में कौन सा है, ए क्यू एन आर। चलो लिख लो क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। क्यू एन आर को हम लोग 180 माइनस R1 पर। हाँ, अब ये जो क्यू एन आर एंगल है, ये देखो, ये अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, कौन सा ट्रायंगल, क्यू एन आर, अगर ट्रायंगल को देखा जाए तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर, ये क्या हो जाएगा आपका 180। इक्वेशन 2, 1 और 2 को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों 180 180, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया आपका R1 प्लस R2, ये किसके बराबर हो गया, एंगल ए के बराबर। ठीक है, ये दोनों बराबर कर दिया, 1 और 2 को मैंने इक्वेट कर दिया, तो 180 180 है, तो LHS आपका इक्वेट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब मुझे एंगल ऑफ डिविएशन निकालना, ये डेल्टा निकालना है। ध्यान से देखो, थोड़ा ट्रायंगल यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बने हैं, ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस आई से अगर ये R1 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, कितना होगा ये वैल्यू, 90 माइनस ठीक है। इधर से बताओ, ये आपका ई है, तो ये वाला एंगल, ये R2 है, ये वाला एंगल कितना बचा आपका, ई माइनस R2। बड़ा बनाया कि ठीक है फिर, तो ध्यान से देखो बहुत तो ये वाला हो गया आपका I माइनस R1, ये वाला हो गया आपका I माइनस ई माइनस R2, और ये वाला एंगल क्या है, इन दोनों एंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूँ, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, तो ये हो गया I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया I प्लस ई माइनस ए। कोई दिक्कत तो बताओ, डेल्टा फिक्स है कि वेरी करेगा, भाई ए फिक्स है, ये तो प्रिज्म एंगल है, ज्योमेट्रिकली फिक्स है,
यानी कि जैसे जैसे आई बदलोगे वैसे वैसे आपका डेल्टा चेंज हो सकता है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक ग्राफ बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हाँ लिख लो। एंगल ऑफ डिविएशन और इंसिडेंस एंगल में ग्राफ है, देखो। इधर आपका डेल्टा, इधर आपका आई है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो दो रिलेशन मुझे काम के थे, मैं लिख दे रहा हूँ। R1 प्लस R2 आपका ए के बराबर है, और डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए है। ठीक है, देखो इसमें क्या इसका मतलब वो क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप आई को, जैसे क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे आप आई को इंक्रीज करते जा रहे हो, ये आई है, मतलब आई आपका शुरुआत में एकदम यहाँ रहा होगा पास में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आई को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे आपका डिविएशन ये ऐसे ही बनाया है, मतलब वो तो ज्योमेट्रिकली जैसे प्लॉट करो, मतलब ऐसे काइंड ऑफ पैराबोलिक बन रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आई बढ़ रहा है आपका डेल्टा कम हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिविएशन कम होते गया, और एक समय ऐसा आया एक आई पे कि आपका एंगल ऑफ डिविएशन ये मिनिमम डिविएशन हो गया। तो कौन सा पॉइंट है ये? एंगल ऑफ मिनिमम, इसको हम लोग डीएम लिखते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ठीक है, देखो एक किसी आई के लिए, यहां से एक चीज और समझ लो, एक किसी आई के लिए, एक इस फॉर्मूले से देखो, एक किसी पर्टिकुलर आई के लिए, देखो एक पर्टिकुलर आई के लिए, यहाँ से देखो, अगर मैं इसको इस तरह समझाना चाहूँ, ये क्या बताना चाह रहा है कि मिनिमम किसी भी एक डिविएशन के लिए कितनी आई आ रहा है? दो आई आ रहा है। क्या मतलब हुआ? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि मान लो मैं इधर 30 डिग्री किया और ये मान लो 45 डिग्री है, एक रैंडम एग्जांपल, ठीक है। ये 30 मैंने लिया, 45 है। अगर इसी रे को मैं बस उल्टा कर दूं, मतलब अभी मैं टॉर्च इधर जलाया हूं, इमेज इधर बन रही है, अब मैं सब कुछ चेंज करते हुए बस थोड़ा चेंज कर क्या कर रहा हूँ, टॉर्च इधर जला दूंगा तो इमेज किधर बनेगी? जस्ट यही, यानी कि जो आई 30 के लिए है उस केस में जो ई आ रहा है, तो जो भी डिविएशन आ रहा है, मतलब अगर आई वो 45 होगा तो ई भी 30 होगा, ई 30 हो जाएगा। तो यानी कि सेम डिविएशन आपका 2 आई के लिए निकल रहा है, इसीलिए हमारे ग्राफ ऐसे करके आ रहा है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, ये जो पॉइंट आता है मिनिमम डिविएशन का जब आता है, यानी कि यहाँ पे आई और ई आपस में क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए। ये बात समझ में आई? मिनिमम डिविएशन पे आपका आई और ई आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन आता है तो उस केस में आई और अगर ई बराबर हो गया तो ऑब्वियसली R1 और R2 भी बराबर हो जाएगा। समझ में आया? आई और ई जब बराबर हो गया तो उसी रेट से तो रिफ्लेक्ट हो रहा है सरफेस में। आई बाई आर का ही तो रेशियो होता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आई और ई अगर सेम हो गया, यही आई है यही ई है, तो आर आपका तो R1 R2 क्या रहेगा? दोनों सेम हुआ। तो यहाँ से R1 आपका R2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अगर मैं R1 R2 को R ले लेता हूँ तो R बेसिकली क्या हो गया? A/2। और यहाँ से क्या आएगा आपका? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 2i हो गया आपका, डेल्टा प्लस ए, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा प्लस A/2। लिख लो यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे आपने आई कैलकुलेट कर लिया, आपने यहाँ पे आर कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये जो ये डेल्टा डेल्टा नहीं रह गया, अब क्या रह गया? ये क्या हो गया? ये डीएम। ये क्या हो गया? डीएम। इसको डीएम कर लीजिएगा, या डेल्टा एम जो भी लिख सकते हैं। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आपका है साइन आई बाई साइन आर। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई? साइन ए प्लस डी एम
बाई 2 डिवाइड बाई साइन आर। ये फॉर्मूला क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्यों डराइव किया गया है, क्या रीज़न इसका? क्योंकि किसी भी प्रिज्म या किसी भी मटेरियल का जब प्रिज्म तुम बना देते हो तो आप इस फॉर्मूले से ए तुम्हारा जब डिज़ाइनिंग होती है प्रिज्म की तब आप ए जानते हो क्या है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, केवल डीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डीएम कैसे, ये लेबोरेटरी में पता नहीं तुम लोग एक्सपेरिमेंट मैंने किया है इस एक्सपेरिमेंट को। इसमें क्या होता है, आप आई मेज़र करते हो और ई मेज़र करते हो। ठीक है, या ऐसे करो कि इसी में आई तुम क्या करो, आई को धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो डेल्टा आपका क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे जैसे कम होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ से वो रिवर्स करना शुरू कर देता है। तो यानी कि आपने एग्जैक्टली जब वो पॉइंट ढूंढ लिया तो यानी कि आपने क्या ढूंढ लिया है, उसके लिए डीएम की वैल्यू आपने ढूंढ लिया है। एक बार आप डीएम जान गए हो तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से लेबोरेटरी में इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी प्रिज्म। इसमें एक स्पेशल केस क्या है, ये फॉर्मूला किसी भी प्रिज्म के लिए वैलिड है, लेकिन अगर आपका प्रिज्म बहुत ही थिन है, सपोज प्रिज्म इज़ वेरी थिन, थिन का मतलब एंगल ए की वैल्यू बहुत ही कम है, तो अगर एंगल ए की वैल्यू बहुत ही कम रहेगी तो ए बाई 2 और भी कम हो जाएगा, तो हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो इफ़ योर प्रिज्म इज़ वेरी थिन या एंगल ए इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है अगर ये, तो आपका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन आपका दोनों हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये ए प्लस डी एम बाई 2 डिवाइड बाई ए बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, ए प्लस डी एम बाई 2 कट गया तो ए बचा। ठीक है, तो क्या आया ये 1 प्लस डी एम बाई ए। तो इस केस में देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, म्यू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू डी एम, या ऐसे लिख लो, डिविएशन जो होता है इस केस में म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, बट ओनली फॉर थिन प्रिज्म, डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म। डिस्पर्सन बाय प्रिज्म में क्या मतलब हुआ कि अगर किसी प्रिज्म पे आप वाइट लाइट अगर इंसिडेंट होती है, वाइट, हाँ, तो ये कलरफुल लाइट इधर इधर तुम्हारा कलर्ड लाइट देता है। ठीक है, ये आपका कलर्ड, सबसे ऊपर क्या आता है, तो एक फार्मूला दिया है, आपके बुक में नहीं दिया है, बस ये एक फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए बाई लैम्डा स्क्वायर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ये रिकॉल करने के लिए कि आपका ये लैम्डा के क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है आपका, मतलब जिसका लैम्डा कम है, जैसे रेड लाइट का लैम्डा क्या होता है, रेड और वायलेट में रेड का रेड का पहले बताओ वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है ज़्यादा होता है, लैम्डा आर और लैम्डा बी में क्या रिलेशन है, कम होता है, नहीं अल्ट्रा वायलेट डेंजरस है कि इंफ्रारेड डेंजरस है, बताओ, अल्ट्रा वायलेट, तो जिसका जो डेंजरस उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका वेवलेंथ कम, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा, रेड का, याद हुआ, अल्ट्रा वायलेट इज मोर डेंजरस योर इंफ्रारेड, तो इसका मतलब वो हाई फ्रीक्वेंसी है, आगे पढ़ोगे फोटॉन थ्योरी से, फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो उसकी लैम्डा कम हो जाएगी, यानी कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और ये क्या बोल रहा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका म्यू कम है। ठीक है, अगर म्यू कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एंगल जो बनेगा जो सर रे रेडिएट होगी वो कम होगी। हाँ, मतलब इसमें कैसे बोलोगे इसे, एंगल ऑफ एमर्जेंस कम होगा, मतलब देखो इसमें क्या है कि जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है वो रे तुम्हारी कम डिविएट होती है। तो सबसे ऊपर रहेगा रेड। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, रेड की ज़्यादा होगी कि वी की ज़्यादा होगी, नहीं वी की ज़्यादा होगी। फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ, म्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन वी, तो म्यू आर और वी आर,
तो अगर म्यू आर तुम्हारा कम हुआ तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, इन्वर्सली ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा है। कहने का मतलब जब इस मीडियम में अंदर गया तो दोनों लाइट को कुछ हिंड्रेंस मिला, ऐसा समझो। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम डिविएट है, वो जल्दी से निकल जाएगा। मतलब ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर ये फार्मूला में कुछ ना याद आया है तो ये तो याद रखो कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हुई कम डिविएट करेगी, वो जल्दी पार कर जाएगी। तो ये तुम्हारा ऊपर क्या आएगा, आर आएगा, और नीचे क्या आएगा, वायलेट आएगा। तो यही हम लोग बोलते हैं वेब ग्योर। यू आर होता है, लास्ट में क्या होता है, हाँ, जी ओ वाई आर। उल्टा बोलते क्या, वाई ओ आर, ठीक। ऑरेंज और रेड, हाँ। हाँ, म्यू नॉट तुम्हारा मतलब एक तरह से कांस्टेंट है। ये इस फार्मूले का यूज़ नहीं है आप में, ये कुछ मैंने ऐसे देखा था कहीं, तो कॉसी सम बोलते हैं, कॉसी फार्मूला। तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली, और इस पैटर्न को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब किसी भी वाइट लाइट का ब्रेकिंग इनटू डिफरेंट कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक डेफिनेशन कहीं पे इसमें लिखी होगी, हाँ। फेनामेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू अ कंपोनेंट कलर, लिख लो एक लाइन। फेनामेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। डिस्पर्सन किसको बोलते हैं, लिख लो। फेनामेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट आगे लिख लो। द पैटर्न ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो क्या देखो, यही एक सुनो, क्या रीज़न है कि हम लोग थिक लेंस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि थिक लेंस में क्या प्रॉब्लम है। थिक लेंस का मतलब क्या हुआ, ये पार्ट कैसा दिख रहा है तो इससे क्या होगा, अगर वाइट लाइट इस पर पड़ेगी तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, एक कलर दिखेगा। अगर स्क्रीन रखोगे, जैसे शार्प फोकस दिखना चाहिए ना, आइडली क्या होना चाहिए, एक शार्प फोकस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगा, ये कलर दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। हाँ, बहुत लाइट होता है, ये होता है, तो क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है। हाँ, थोड़ा नजदीक, हाँ। नहीं तो इसमें एब्रेशन दो तरीके के, लिख लो। एब्रेशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ये किसी भी लेंस में हो सकते हैं। तो ये तो पहले लिख लो कि थिन, वाई वी डू नॉट यूज अ थिक लेंस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। देखो समझ लो, पहले इसको समझा देते हैं। तो क्रोमैटिक एब्रेशन एक्चुअली दिखता कैसा है, देखो। मान लो ये आपका लेंस है, ठीक है। तो मैंने बोला एब्रेशन दो तरीके, एक हो गया क्रोमैटिक, क्रोमैटिक एब्रेशन। आइडली एब्रेशन नहीं होना चाहिए। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब ये रे ऐसे जा रही है, अब ये रे तुम्हारी वाइट लाइट है, मान लो बल्ब तुम्हारा वाइट है, या कोई भी जैसे ट्यूबलाइट वाइट है। अब ये जब लाइट गई तो ये क्या हो गया आपका, इसका म्यू अलग अलग हो गया। तो अभी बताया मैंने, अगर म्यू अलग हो गया तो फोकल लेंथ का क्या फार्मूला था, यही फार्मूला था। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग कलर के लाइट के लिए अलग अलग फोकल लेंथ हो गया। तो आपका हाँ, वही म्यू लिख दिया मैंने, तो आपका ये देखिए बेंडिंग किस में ज़्यादा होगी, वायलेट में। तो आपका वायलेट का फोकल लेंथ यहाँ हुआ तो रेड का यहाँ हुआ। आइडली होना कैसे चाहिए था, ये आइडली ये सबको एक पॉइंट में मीट करना चाहिए था, तब आपको बड़ा क्लियर दिखता है। और ये आपको पूरा ऐसे करके दिखेगा। सर कोई देख रहा हो, इमेज कैसे साउंड होगी, इमेज वहाँ कलरफुल दिखेगी, तो बोल रहे हैं बहुत थोड़ा सा, एक तो ब्लर हो जाएगी, क्योंकि अगर आप आई एग्जैक्टली फोकस पे रखते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, ये मतलब ये बहुत हाई डिस्टेंस नहीं होगा, बहुत माइन्यूट डिस्टेंस है ये। लेकिन अब माइन्यूट डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है कि थिकनेस कितनी है, डिजाइनिंग पॉइंट में। ज़्यादा के मान लो अगर 1 मिलीमीटर है तो ये बहुत सफिशियंट है आपको देखने के लिए। मान लो ये मिलीमीटर का 1000 पार्ट आ रहा है तो नहीं दिखेगा आपको। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कैसा ये डिज़ाइनिंग है। तो ये आपका क्रोमैटिक एब्रेशन होगा, समझ में आ गया ये।
अच्छा, दूसरा चीज़ जो अब मान लो कि वाइट लाइट नहीं यूज़ कर रहे हो, तुम बड़ा इंटेलिजेंट बन गए, बोलो कि मैं वाइट यूज़ नहीं करूँगा, तो अब कौन सा हो गया? अब तुमने बोला कि मोनोक्रोमेटिक, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हैं? मोनोक्रोम वही बोलते हैं। नहीं, मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि अब आपका एक ही वेवलेंथ है। अब उसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें जो भी लेंस की डिज़ाइनिंग है, कोई भी मिरर की जो डिज़ाइनिंग की जाती है उसमें दो एजम्पशन लिए जाते हैं। एक एजम्पशन क्या है कि ये जो लेंस है ये बहुत ही कम अपर्चर का होगा, मतलब बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही थिन होगा, ठीक है। अगर जैसे मिरर के केस में समझ लो, मिरर केस में जैसे मान लो आपने क्या किया, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में आइडली होना क्या चाहिए? आइडली अगर कोई लाइट यहाँ से मान लो पैरेलल चलते आ रही है, ठीक है, मान लो एक लाइट पास में है और एक थोड़ी दूर आ रही है, तो आइडली तो जानते हो क्या होना चाहिए, सबको कहाँ से पास होना चाहिए? फोकस से। लेकिन ये क्या होगा ना, अगर इसको बनाओगे नॉर्मल करके, तो ये चीज़ आपकी, इसको ये वाली लाइट हटा देते रहोगे, थोड़ा पास कर दो, मान लो ये है, तो ये वाली लाइट आपकी ऐसे करके आएगी, ठीक है, और ये आपकी इस पॉइंट से पास करेगी तो लगेगा सही है। लेकिन जो नज़दीक वाली लाइट है ये आपकी थोड़ी दूर से पास करेगी, तो फिर क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे? फिर देखो वो दो फोकस आ गया है। अब इसको भी दूर करते हैं, इसको भी एक तरीका भी पढ़ेंगे हम लोग टेलीस्कोप में। तो ये जो पार्ट हुआ, अगर ये सर्कुलर पूरा पार्ट है तो यहाँ पे पूरा एक तुम्हें छोटा सा स्फीयर टाइप दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये अपर्चर आपने बड़ा कर दिया है, इसको घटाना है तो अपर्चर बहुत छोटा रखो, मतलब ये अपर्चर बस तुम इतना अपर्चर रखो। तो जिन लोग को कैटरैक्ट होता है उनका भी ऐसा होता है? लेंस में जो दूर वाली रहेगी और एक पास रहेगी, ठीक है, तो एक आपका, ठीक है, और एक आपका कुछ ऐसे करके, तो यहाँ भी एक आपका फिक्स नहीं आ रहा है। बाहर वाली पहले फोकस हो रही है, बाहर वाली पहले फोकस हो रही है, तो ये बाहर वाली तुम्हारी ऐसे फोकस हो जा रही है, तो ये आपके ऐसे, ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन हो रहा है, ठीक है। रेनबो क्यों फॉर्म होता है? क्या रेनबो में ऐसे एक बार क्वेश्चन भी आया, जेईई में आया है कि क्या क्या इसके अंदर होता है, कौन कौन से फिनोमेना होती है रेनबो में? अच्छा, रेनबो जब होता है तो कौन सा कलर ऊपर दिखता है, कौन सा नीचे दिखता है, कोई देखा आज तक? नीचे राइट दिखता है सबसे, और ऊपर सबसे ऊपर हाँ, सबसे ऊपर रेड होता है और नीचे वायलेट वायलेट होता है। तुम कैसे देखे हो? उल्टा दिख रहा है। उल्टा देखे हो, वायलेट होता है नीचे रेड होता है। अगर ये देखे हो तो आप बहुत ही लकी हो, और ये देखे हो तो आप रेगुलर हो। दोनों होता है, सर रेनबो के लेकिन ये कई बार रेनबो मैक्सिमम टाइम 95% टाइम एक रेनबो दिखता है। दो रेनबो के साथ देखे हो कभी? यस देखे हो? हाँ, लाइट होता है तो दो रेनबो जिस दिन देखा उस दिन आपको ये वाला हो जाएगा। अब होता कैसे देखो, ये और रेनबो दिखता किस दिन है? जिस दिन बारिश होती है, यानी कि हवा में तुम्हारे उस दिन ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर्स के ड्रॉपलेट। तो ये एक ड्रॉप है हमारा, इतना बड़ा ड्रॉप पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? अच्छा, क्यों पॉसिबल है? ड्रॉप कितना होता है? ड्रॉप ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे क्यों नहीं होता है? अभी चल रहा है मेरा 11th में, इसलिए पूछ लिए। सरफेस टेंशन को जैसे होता है, यहाँ सरफेस टेंशन फेल हो जाता है क्या? ग्रेविटी आ जाती है तो उस फोर्स से ज़्यादा होता है, इसलिए इतना बड़ा बबल, मतलब इतना बड़ा बबल तो शायद हो भी जाए एक बार, लेकिन ड्रॉप तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसका एक इलांगेटेड एक व्यू है। तो इसमें मान लेते कोई रे एंटर कर रही, ठीक है, सन ऐसे ऊपर कहीं पे है और रे आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है, ये रे आपकी ऐसे आई, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखो, तो ये नॉर्मल हुआ आपका। तो सबसे पहले कौन से फिनोमेना हुआ?
रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्ट किया लाइट, ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे इस सरफेस में। अब यहाँ पहुँचा, अगर यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, TIR। तो यानी कि अगर तुम अब यहाँ नॉर्मल बनाओगे तो जिस एंगल पे जाता है उसी एंगल पे निकलता है ये। क्रिटिकल एंगल पे वो ना हाँ, जब तक क्रिटिकल एंगल पे ना हो, वो भी बात सही है। तो क्रिटिकल एंगल पता है ना ड्रॉप का कितना होता है, मतलब वाटर का साइन इनवर्स 1/μ, यही होता है ना। तो जो अगर सन ऐसे पोजीशन पे आ गया है कि अब रे एंटर कर रही है, वहाँ पे अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का एंगल बनेगा तो आपको दिखना शुरू कर देगा। क्लियर है ये? अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे TIR हुआ और इसके बाद फिर क्या हो गया आपका, फिर से रिफ्रैक्शन। तो फिर से बना दो ये। यहाँ पे अगर निकल जाएगा तो क्या होगा? कहाँ निकल जाएगा? एक और अंदर होगा। अब रुक जाओ ना, हड़बड़ाओ नहीं, ये सब करेंगे। ये सीधे जा रही है ऐसे करके। तो ये तो अगर एक लाइट होती, सर वो ड्रॉपलेट के उधर पास में निकल जाता। वही तो बोल रहे हैं, अगर एक एंगल ऐसा मेंशन हुआ, ऐसा बना कि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर हो गया तब होगा। हमेशा नहीं बारिश होते ही दिखने लगेगा ना, कि हमेशा दिखता है। जिस दिन ये ऐसा सन ऐसा एंगल पे बना, ऐसी जगह आपको ड्रॉपलेट आया कि ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जब बनेगा तभी ये, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो ये क्या होगी, पार कर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई हाइट पे ड्रॉप। हाँ, तो वही पर्टिकुलर हाइट पे सब कुछ वो नेचर उसको एडजस्ट करता है कि ये एंगल तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे अगर आप आई लगा के बैठे हो, ठीक है, तो बोलो सर इसमें कहाँ देखा, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं, एक रह गई, एक आ गई वापस। तो देखो, अगर अब यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अलग अलग कलर की लाइट की अलग अलग वेलोसिटी, तो किसकी बेंडिंग कम होगी और किसकी ज़्यादा होगी? सबसे कम रेड की, सबसे तो ज्यादा ये ऊपर वाली रे कौन सी है? रेड। समझ में आया? ये रेड हुआ और ये आपका वायलेट हो गया। तो फिर से बना दो ये। अब ये एंगल ज़्यादा है तो ये आपका ज़्यादा पे आएगा इधर, और ठीक है, फिर से ये बना दो यहाँ पे। तो ये आपका ये, तो इसका मतलब आपका अभी यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वायलेट गया, ये वायलेट गया, ये आपका वायलेट हो गया और ये आपका रेड। तो आपको क्या दिखेगा? हाँ, आपको क्या दिखेगा? देखो, ये आपकी नीचे गया, ये आपकी आई यहाँ पे है, तो क्या दिख रहा है आपको? तो ये वायलेट नहीं दिख रहा, ये रेड दिख रहा है। ऐसे किसी और एक ड्रॉपलेट से सब कुछ सेम होगा, ठीक है, सब कुछ सेम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो लाइट आएगी, एक लाइट थोड़ी कम बेंड होगी, एक ज़्यादा बेंड होगी। तो ये कौन सी होगी? वायलेट। ये कौन सी होगी? रेड। तो आपके आई में कैसे पहुँच रहा है? ये आपका रेड पहुँचा है और ये आपका वायलेट पहुँचा है। तो आपको ऊपर क्या दिखेगा? इसमें रेड दिखेगा। ये स्प्लिट किया दोनों आपको नहीं देख पाओगे ना एक साथ। आपकी आई तो एक ही को देखेगी, वायलेट निकल गई ऊपर से, लेकिन किसी और से आपकी वायलेट दिख रही है। तो आपको आई के सामने क्या दिखेगा कि एक रेड आ रही है और नीचे एक आपकी वायलेट आ रही है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा आर और वी कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? देखो, ये दो अलग स्प्लिट होकर आगे बढ़ रही है, तो आई तुम कहाँ लगाओगे भाई? दोनों तुमको नहीं दिखेगी भाई। जैसे यहाँ रेड आई और एक वायलेट गई, तो वायलेट ऊपर से निकल गई, तो आपको क्या दिख रही है? रेड दिख रही है। उसके नीचे एक ड्रॉप है, उस ड्रॉप से भी यही चीज़ हो रही है, सेम चीज़। इससे क्या हुआ? दो रे निकली, तो इससे जो ऊपर वाली रे है ये वायलेट है, ये आपके आँख पे आ गई। जैसे दो ड्रॉप है, एक ऊपर एक नीचे है, तो ऊपर वाले का आपका नीचे जो आया है रेड आया, और नीचे वाले का जो वायलेट आया ये आपको दिखेगा। तो ऊपर रेड आपको दिखेगा, ऐसे रेड लाइनिंग दिखेगी, और नीचे आपको वायलेट लाइनिंग दिखेगी। ठीक है, बन गया ये तो भी ठीक है। अब ऊपर इसमें आर और वी था, अब दूसरे में वी और आर कैसे दिखता है? देखो, इसमें क्या होता है ना, ध्यान से देखो, ये बबल आपका है। तो अब ऐसा एंगल बना, कुछ बबल ऐसे एंगल बनाए, क्या हुआ यहाँ पे? TIR। ठीक, ये फिर क्या हुआ? फिर से TIR। हाँ,
ठीक है, तो ये आपका एक कलर ऐसे गया, दूसरा कैसे जाएगा? थोड़ा नीचे। पहले ऐसे, ठीक है, अब इसको देखना ही पड़ेगा, इतना याद नहीं है मुझे। अच्छा ये रेयर इसलिए क्योंकि इसमें 2 बार हो रहा है, उसमें 1 बार हो रहा हाँ, इसमें 2 बार हो रहा है, ठीक है। जो बनाए भी नहीं, वो बस ऐसे बना, इधर घुमा, देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बनाया ही नहीं इसने। इसने क्या किया कि बस 2 बार घुमा के, उसको 2 बार घुमा के लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में निकल कैसे रहा है, जैसे एक गया अंदर 2 बार हुआ। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ एक बार TIR हुआ, एक बार और TIR हुआ, और उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ से 2 कलर निकले। कौन सा? आपको रेड निकला और नीचे वायलेट निकला। और दूसरे वाले बबल से क्या हुआ, यहाँ से वही चीज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला आपको रेड निकला और वायलेट निकला। तो जब ये आगे जाके दोनों मिले तो क्या दिखे आपको, यहाँ आपकी आई है, तो आपकी वायलेट ऊपर दिख रही है और रेड आपकी नीचे दिख रही है। क्लियर? तो ये इस केस में आपका सेकंड, अगर 2 बार TIR हो रहा है तो आपका VOR निकलेगा। हाँ, अब बोलो, देख लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो टर्मिनोलॉजी सुनो, अभी डिस्पर्सन एक वर्ड आया, उसके पहले रिफ्लेक्शन हो चुका है, रिफ्रैक्शन हो चुका है, अब आया ये स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लिख लो। नेचुरल फिनोमेना नहीं होता है। हाँ, स्कैटरिंग क्या होता है? फैलना। बहुत सिंपल टर्म है। जैसे लाइट हमारी आ रही है तो वो फैलने का मतलब क्या हुआ? तो एक फॉर्मूला है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, लिख लो, रेले स्कैटरिंग फार्मूला। रेले, RAYLEIGH, रेले स्कैटरिंग फार्मूला। तो स्कैटरिंग बेसिकली डिपेंड क्या करता है, स्कैटरिंग लिख लो, स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/L4। स्कैटरिंग इसका फॉर्मूला है प्रॉपर, लेकिन अपने बुक में नहीं है तो उसमें नहीं जा रहे हैं। स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में हर समय डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स होता है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स भी पार्टिकल ही हैं, मॉइस्चर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसी फिनोमेना से हमको स्काई ब्लू दिखता है, ओशन या सी हमारा ब्लू दिखता है, और क्लाउड हमारा वाइट दिखता है। तो इस फिनोमेना को समझना है। क्या बताना चाह रहा है ये कि लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगी। यानी कि पूछा गया कि रेड लाइट लास्ट में क्या आता है, वायलेट, इसके पहले ब्लू। अब दोनों लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का सिग्निफिकेंस है। इवनिंग में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि जैसे ये अर्थ है, जब सन हमारे जस्ट हेड के ऊपर होता है तो हमको लाइट क्या दिखती है, ये वाइट दिखती है, ठीक है। जब ये इवनिंग हो जाता है तो इस समय रेड दिखता है। रीज़न क्या हुआ इसका रीज़न आपका स्कैटरिंग लॉ है। तो इसमें क्या हुआ कि ये एटमॉस्फेयर के चारों तरफ क्या है, ये पार्टिकल्स हैं ये। तो जब ये लाइट आना शुरू करती है तो इस कॉन्सेप्ट से इसमें स्कैटरिंग शुरू होती है। तो रेड सबसे लास्ट में तो रेड सबसे लास्ट में स्कैटर करेगा, बाकी सब पहले स्कैटर करके इधर उधर चले जाएंगे। लास्ट में वापस क्या पहुंचेगा, केवल रेड पे। तो कितनी अच्छा ये नेचर का है कि मतलब एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि रेड पहुंच रहा है, यानी कि जो वाइट कलर है कई कलर से बना होगा। तो लास्ट में हमको रेड दिख रहा है, तो इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम रेड बाकी सारी लाइट तुम्हारी स्कैटर्ड हो गई। ये समझ में आई है? अच्छा, तो ये पहले फिनोमेना हो गया कि क्यों तुम्हारा सनसेट और सनराइज में, सनसेट और सनराइज में हमारा सन हमारा रेड दिखता है। पहला कैसे हो गया। दूसरा, स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि वो सबसे पहले वॉयलेट वाली लाइट जो है, स्काई ब्लू इसलिए दिखता है कि जब वाइट लाइट आती है एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे जब अंदर की एंटर किया यहाँ से, तो सब स्कैटर्ड कर गया सबसे ज़्यादा, लेकिन ठीक है। तो जब स्कैटर्ड किया तुम्हारा इसमें, तो इसमें स्काई दिखना किस कलर में चाहिए? वाइट दिखना चाहिए अगर स्कैटर नहीं हुआ है। हाँ, अगर स्कैटरिंग नहीं है तो वाइट। हाँ, तो इसमें देखो लैम्डा जब कम होगा तो स्कैटरिंग तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें सबसे कम लैम्डा किसका है, वायलेट का। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका हो गया, वायलेट। यानी कि जब वाइट लाइट चली तो हमारे सर पे कौन सी लाइट पहुंच गई, नहीं पहुंची रेड, बाकी स्कैटर्ड कौन हुई,
वायलेट ब्लू सब स्कैटर्ड हो गई है। यानी कि अगर हम बाकी जगह देखेंगे स्काई में तो सब चीज़ भाई स्कैटर्ड होकर पहुंच रही है हर जगह, इसका मतलब कलर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वायलेट कलर हो जाएगा। तो एक्चुअली वायलेट होता है लेकिन दिखता ब्लू है, क्योंकि हमारी जो आई है दैट इज़ मोर सेंसिटिव टू ब्लू। अगर ब्लू और वायलेट रखा गया तो हमारी आई दैट इज़ मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स ब्लू कलर, इसलिए हमको ब्लू का आभास कराती है। दैट इज़ द रीज़न कि आपका ये ब्लू होता है। डाइजेस्ट नहीं हुआ ये रीज़न डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये बायोलॉजिकल चीज़ है कि हमारी आई इज़ मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स ब्लू कलर कंपेयर टू वायलेट। इवन तो देखो दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, पहले तो समझो। ऐसा तो नहीं कि दोनों कंट्रास्ट कलर हैं, दोनों सेम कलर, लेकिन ब्लू तुम्हारा जो है तुम्हारा ये दैट इज़ मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स आई, इसलिए हमको सभी चीज़ क्या दिखती है, ब्लू दिखती है। तुम्हारा ये सी जो हो गया ये भी ब्लू दिख गया, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। तीसरा जो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्लाउड वाइट क्यों दिखता है तब? क्योंकि वाइट लाइट क्लाउड्स को रिसीव पहले होती है। देखो क्लाउड क्या है ना, क्लाउड भी पार्टिकल्स है। तो क्लाउड पे जब वाइट लाइट पड़ती है, क्लाउड पे वाइट पड़ती है, तो स्कैटरिंग का जो लॉ क्या कहता है, ये स्कैटरिंग तभी होती है ना जब ये पार्टिकल की साइज, ध्यान सुना, पार्टिकल की साइज इस लैम्डा के प्रोपोर्शनेट हो, अच्छा हाँ, मतलब लैम्डा के आसपास हो। और लैम्डा जानते हो कितनी इसकी वैल्यू होती है? 400 नैनोमीटर। तो अगर पार्टिकल की साइज इतनी थिन है, इतना पतला है कि दैट इज़ कंपेरेबल टू योर वेवलेंथ ऑफ दैट EM वेव, तभी ये स्कैटरिंग होती है। अगर उससे बड़ा पार्टिकल है, भाई बहुत छोटा पार्टिकल है और एक बड़ा पार्टिकल है, तो ये कोई भी लाइट अगर जाएगी तो इसको क्या है, इसको तो फिर टकराना ही टकराना है। इस केस में क्या है, बड़ी वाली पार हो गई और नज़दीक वाली स्कैटर हो रही है, समझ में ये? तो क्लाउड्स जो होता है ये बड़े बड़े पार्टिकल समझ लो, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं। तो यहाँ जो भी लाइट पड़ती है इसको सबको क्या करता है, ये सबको इक्वली स्कैटर करता है, क्योंकि इसकी पार्टिकल साइज बड़ी है, इसलिए वो होता है एक तरह से मॉइस्चर चीज़ होती है, लेकिन हमको एकदम अलग से लगता है कोई सॉलिड वाइट चीज़ है। क्लियर है? तो ये सारे रीज़न हो गए आप लोग के स्कैटरिंग ऑफ लाइट के।